नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत पीसीएस वर्ष 2024 में आए हुए प्रश्नों को यहां पर समझने का और उनको सॉल्व करने का और एक अच्छा आंसर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा आंसर क्या होता है हमने आपको बता दिया था। अच्छा आंसर और बुरा आंसर जैसा कुछ नहीं होता है। बस जितना आपसे पूछा गया अगर आपने वो बात बता दी कम शब्दों में, जितने शब्द आपको कहे गए हैं, तो मान लीजिए कि आपका आंसर अच्छा आंसर है। और उसमें डेटा अगर आपने डाल दिया तो ये और भी अच्छी बात है, सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। साथ में अगर मैप डायग्राम फ्लो चार्ट भी बना दिया तो ये आपको दिखाएगा कि आपके अंदर उस टॉपिक को लेकर एक गहरी समझ है। इस प्रकार से हम लोग फ्रेमिंग करने का प्रयास करते हैं। और आपको पता ही है कि हम लोग 3 पार्ट में अपने प्रश्न को बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग भूमिका कहते हैं। इसके बाद हम लोग मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग की बात करते हैं। और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। अच्छा, और जब आप वीडियो को देखा कीजिए तो कमेंट में ये जरूर बताया कीजिए कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है इससे या नहीं। क्योंकि अगर इस सीरीज को आगे जारी रखना है तो आपका जो ओपिनियन है, जो फीडबैक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिना आपके फीडबैक के बेकार में क्यों चीजों को जारी रखा जाए। हो सकता है कि आपसे जब 20-25 हजार रुपए लिए जाए उसके बाद ही आपको आंसर राइटिंग का मतलब समझ में आए। फ्री में चीजें मिलती हैं तो हम उसको अहमियत नहीं देते हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। और प्रश्न पढ़ते समय हमारा ध्यान एक एक अक्षर पर होना चाहिए। जैसे यहां पर कहा गया कि मनुष्यों के लिए, तो यहां पर किसकी बात की जा रही है? इंसानों की। आप यहां पर जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सब का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या उपयोग है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपके लिए भोजन का क्या उपयोग है, तो आप तुरंत बता देंगे कि भोजन आपके लिए क्यों उपयोगी है। इसी प्रकार से यहां पर आपसे कहा गया है कि ये बताइए मनुष्यों के लिए महासागर क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि महासागर आपके लिए किस प्रकार से लाभकारी है। तो जब आपके लिए महासागर लाभकारी कैसे होगा? सबसे पहली चीज है आपकी भूमिका। और भूमिका का मतलब होता है कि आपसे जो भी बातें पूछी गई हैं, जो आप बताने वाले हैं, उन सबको सीमित शब्दों में, अगर प्रश्न में 150 शब्द कहा गया है तो 25 से 30 शब्द में, अगर 250 शब्द में पूछा गया है तो आपको लगभग 45 से 50 शब्द में यह भूमिका लिखनी है। लेकिन आप बेटर भूमिका कब लिख पाएंगे? आपकी भूमिका अच्छी तब होगी जब आपका मिडिल पार्ट स्ट्रांग है। तो आपको सबसे पहले कुछ लिखे बिना सोचना है। सिर्फ क्या सोचना है? कि हमारे लिए महासागर किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो कोई कहेगा कि महासागरों में हम लोग परिवहन भी करते हैं। आपने देखा होगा सबसे अधिक सामान का आवागमन अगर होता है देशों के बीच, व्यापार सबसे अधिक होता है तो वो महासागरों से होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि हम लोग व्यापार वाणिज्य में इसका उपयोग बहुत करते हैं। क्योंकि व्यापार वाणिज्य अगर आप सागर के माध्यम से करेंगे, महासागरों के माध्यम से करेंगे, जल परिवहन के द्वारा करेंगे, ये काफी सस्ता पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अधिक क्वांटिटी में आप सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ये भी इसमें एक सहूलियत होती है। आपका सामान सुरक्षित रहेगा, इस बात की भी इसमें अधिक संभावना रहती है। एक तो इसका उपयोग ये हो गया। इसके अलावा हम क्या उपयोग कर सकते हैं? तो आपको तुरंत याद आएगा कि महासागरों का एक उपयोग हम लोग और करते हैं। क्या करते हैं कि महासागरों से हमको खनन करते हैं। और खनन से हमको क्या मिलता है? काफी सारी चीजें मिलती हैं। जैसे महासागरों से ही हमको क्या मिल रहा है? क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल मिल रहा है। रत्न मिल रहे हैं महासागरों में। आपको हमने बताया था, याद होगा, कि हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता है। रत्नाकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर कहा जाता है ये रत्नों की खान है। यहां पर अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं यहां, इसीलिए यहां पर आपको रत्न भी मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलता है? यहां से आपको सी फूड भी मिलते हैं। अब कुछ लोग समझ चुके होंगे सी फूड का मतलब है महासागर में उपलब्ध ऐसी सभी चीजें जिसका इंसान सेवन के लिए, खाने के लिए, आहार के लिए उपयोग करता है, वही सभी चीजें कहलाती हैं सी फूड। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा और महासागरों का क्या उपयोग है? तो महासागरों का और उपयोग है सुरक्षा की दृष्टि से।
जैसे भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि हमारा देश बहुत अधिक सुरक्षित है। बहुत अधिक सुरक्षित होने के पीछे एक बड़ा कारण है कि हमारी जो सीमाएं हैं, ये आधी सीमाएं तो सिर्फ हमारी महासागर के द्वारा लगी हुई हैं। यहाँ हिंद महासागर है, ये अरब सागर का क्षेत्र है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है और ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। यानी कि हमारे यहाँ बाहरी खतरे बहुत कम हैं, लेकिन ये तब है कम जब आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस हो, यानी नौसेना हो। तो ये हमारे पास उपलब्ध है। चूंकि यहाँ 150 शब्द में लिखना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पर्याप्त पॉइंट आ चुके हैं। अब इन्हीं पॉइंट को आपको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले आप सोचेंगे भूमिका क्या लिखी जाए। तो भूमिका में हमने जो आपको बताया हुआ है उसी को कंक्लूड करके कम शब्दों में लिखना है। जैसे इसकी भूमिका क्या लिख सकते हैं, इसकी भूमिका हम लोग लिख सकते हैं कि महासागर का मनुष्यों के लिए या महासागर का हमारे लिए अत्यधिक महत्व है, क्योंकि महासागर अनेकों प्रकार की खनिज संपदा का स्रोत होते हैं। साथ में व्यापार वाणिज्य के लिए भी इनका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। इतने ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बस ये आपकी भूमिका हो गई। भूमिका का मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पर नॉलेज है, जो आप लिखने वाले हैं यहाँ, उसको कम शब्दों में आपको बताना है। यही आपकी भूमिका होती है। इसके बाद मिडिल पार्ट में यही सारे पॉइंट आपको लिखना है। ज्यादा हो, यहाँ पर देखिए मनुष्यों के लिए कहा गया है, यहाँ कहीं से भी नहीं कहा गया है कि भारत के लोगों के लिए, यहाँ मनुष्यों के लिए कहा गया है। इंसान के लिए किस किस प्रकार से महासागर उपयोगी है। तो आपको यह भी पता है कि कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इजराइल के पास है। तो इजराइल के पास इस तकनीक के द्वारा क्या कर रहा है, इजराइल के इस पानी से पीने योग्य जल भी बना रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मरुस्थली भाग है। तो वो क्या कर रहा है, भूमध्य सागर के जल का उपयोग करके पानी भी बना रहा है पीने योग्य। उसका उपयोग करके अपने देश की आर्थिक प्रगति भी कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे मनुष्य जाति की बात की गई है कि हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? तो सभी महासागरों में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, अन्वेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महासागर अनेकों देश क्या बल्कि दुनिया की जितनी बड़ी शक्तियां हैं, बहुत सारे यहां पर मिशन चला रहे हैं। एक मिशन का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन का मतलब है कि समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक खुदाई करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि समुद्र किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं और समुद्र में किस प्रकार के खनिज संसाधन हैं। और चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जा पाना बड़ा टफ काम है, लेकिन महासागरों में ऐसे पॉइंट भी हैं जैसे चैलेंजर गर्त या मेरियाना गर्त, जहां लगभग 11 किलोमीटर लंबी गहराई तक आप जा सकते हैं। सोचिए कि पृथ्वी के अंदर के बारे में अगर जानना है तो समुद्र के जो पॉइंट हैं, डीपेस्ट पॉइंट, वो पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए महासागरों की भूमिका या सागरों की भूमिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज के समय में तो और भी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ रहा है और द्वीप जो समुद्र में आइलैंड है डूबने की कगार पर हैं, उसी स्थिति में इनका इंपॉर्टेंस और अधिक हो जाता है। क्योंकि आप इन्हीं पर शोध करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तभी जाकर आने वाले समय में उन महाद्वीपों, उन द्वीपों की हम रक्षा कर पाएंगे। बात करें निष्कर्ष की, निष्कर्ष में क्या आएगा? निष्कर्ष में इसी प्रकार के खतरे आपको बताने हैं। जैसे अगर इसका निष्कर्ष कहा जाए तो आप लिखेंगे कि मनुष्य के लिए सदैव से ही महासागर महत्वपूर्ण रहे हैं, हमारी अनेकों जरूरतों की पूर्ति करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान समय में महासागर बढ़ते जल स्तर के कारण मानव सभ्यता के लिए पतन का कारण बन सकते हैं। क्योंकि अभी हालिया आंकड़ों के अनुसार लगभग 1 अरब की आबादी ऐसी है जो तटों के आसपास रहती है, जिस पर संकट मंडरा रहा है बढ़ते हुए जल स्तर के कारण। तो यहां पर आपने क्या किया कि इसकी चिंता भी बता दी। महासागरों का उपयोग तो बताना है, इसमें तो पूछा ही है तो बताना ही है। लेकिन जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष में आपको कुछ ऐसी चीजें भी बतानी है जो संभावित खतरे हों या जो आपके सजेशन हो, सुझाव हों। तो सुझाव तो यहाँ कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां पर आपको सिर्फ बताना है कि अभी और भी खतरे हैं जो महासागरों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, आंसर लिखना बहुत आसान है, लेकिन उस आंसर में क्या क्या होना चाहिए
क्योंकि लिखने वाला जो भी एग्जाम देते हैं सभी लोग आंसर राइटिंग करते हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन आंसर में क्या क्या होना चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई किस प्रकार से करें, ये सारी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एक एक नंबर से कंपटीशन में लोग बाहर हो जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में बाहर होते हैं। इसीलिए हर पॉइंट को बारीकी से पढ़िए, क्या उसका और अच्छा विकल्प हो सकता है, क्या वो और अच्छा हम यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे शब्द इसको हम यहां डाल सकते हैं, ये सब भी आपको सोचना है। जैसे यहां कहा गया है कि स्मार्ट सिटी क्या है, स्मार्ट सिटी पूछ लिया गया है कि स्मार्ट सिटी क्या है। पहली बात तो आपसे पूछ लिया कि ये बताइए कि हमारी जो सरकार बार बार कहती है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये है क्या स्मार्ट सिटी, इसकी परिभाषा आप कैसे जानते हैं, क्या समझते हैं। आगे कहा गया इसकी विशेषताएं बताइए। तो दो बात यहां पूछी गई है कि व्हाट इज स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी क्या है बताइए। डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको बता दीजिए। यहां दो बातें आपसे कही गई हैं, ये आपको यहां बतानी है। तो यहां पर जैसे आपसे कहा जाए कि ये बताइए स्मार्ट सिटी है क्या, तो मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि बताइए स्मार्ट सिटी से आप क्या समझते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि स्मार्ट सिटी का मतलब है कि एक ऐसा शहर हो जिसमें अच्छी अत्याधुनिक प्रकार की सुविधाएं हों, डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बेहतर सड़कें होनी चाहिए आवागमन के लिए, आसपास के जो गांव हैं वहां तक सिंचाई के साधन होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, और आवागमन के लिए उन्नत प्रकार का परिवहन होना चाहिए। लोग भी एजुकेटेड होने चाहिए और अवेयर होने चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज है, जागरूक होना एक अलग चीज है। मान लीजिए आप पीएचडी किए हुए हैं लेकिन आप सड़क में ही कचरा डाल देते हैं, तो आपका पढ़ा लिखा होना अलग हो गया और अवेयर होना अलग हो गया। अवेयरनेस का मतलब है कि आप आसपास की चीजों के प्रति जागरूक रहिए, सचेत रहिए। तो एक स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटीजन भी होने चाहिए। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी का सपना तब तक सपना ही रहेगा जब तक वहां स्मार्ट सिटीजन नहीं है। तो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटीजन ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। जब कहा गया है कि स्मार्ट सिटी क्या है, तो आपको सीधे सीधे यहां ये बताना है कि क्या है, और यहीं से आपका प्रश्न स्टार्ट होगा। इसके बाद इसकी विशेषताएं सीधे सीधे पूछा गया है, फिर आपको सीधे लिखना है निष्कर्ष। तो आपसे कहा जाए स्मार्ट सिटी क्या है, तो कहिएगा स्मार्ट सिटी का तात्पर्य एक ऐसे शहरों से है जहां अत्याधुनिक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य को देखकर बनाया गया हो। इतना ही नहीं, वहां पर तकनीकी या डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, पूरी की पूरी मॉनिटरिंग सर्विलांस डिजिटल तरीके से होनी चाहिए, कैमरा लेस होना चाहिए। जो भी आप सोच सकते हैं ये सारे ख्याल किसके हैं, स्मार्ट सिटी के हैं, ठीक है। और जहां पर ऐसा नहीं कि खाली प्रदूषण ही प्रदूषण हो रहा है, स्वच्छ जल के स्रोत हों, जागरूक नागरिक हों, ये सब इसकी परिभाषा में आ जाते हैं। तो स्मार्ट सिटी क्या है, मैं आपको यही सारी बातें लिख रही है कि स्मार्ट सिटी का तात्पर्य ऐसे शहरों से है जहां उन्नत प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं हों, सड़कों की और परिवहन की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जहां के नागरिक जागरूक हों और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत हों, पर्यावरण भी वहां पर सकारात्मक रूप से प्रभावित हो, ना कि नकारात्मक रूप से, प्रदूषण की स्थिति कम हो, और उद्योग हों लेकिन उद्योगों से होने वाला प्रदूषण या कचरे का निस्तारण किया जा सके उचित रूप में। ये सारी विशेषताएं स्मार्ट सिटी की हैं। अगर आपसे विशेषताएं पूछे तो विशेषताओं में भी आपको यही सब बातें लिखनी है। क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं स्मार्ट सिटी में? पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां अवसंरचना। अब आप सोचेंगे अवसंरचना का मतलब क्या है, तो अवसंरचना में बहुत सारी चीजें आ जाती है। यहां पर आपका सड़क भी आ जाएगी, यहां पर आपकी पाइपलाइन भी आ जाएगी, यहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी। समझ में आ रहा? तो संरचना ही आधारभूत संरचना ही है जो किसी शहर के लिए कंपलसरी जरूरी होती है। वो सभी संरचनाएं आधारभूत संरचनाएं होती हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसको अच्छा अवसंरचना के अंतर्गत ही डिजिटल कनेक्टिविटी आ जाएगी, लेकिन हम इसको यहां अलग से लिखते हैं क्योंकि सरकार इसको लेकर काफी हाईलाइट करती है। तो यहां लिखेंगे डिजिटल कनेक्टिविटी। और डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब ही होता है कि आपके यहां हाई स्पीड क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन, इसको अलग से लिखेंगे। आप कहेंगे कि इसको अलग से क्यों लिखा,
तो डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि अधिकांश कामों में तकनीक का उपयोग होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन वर्क आजकल हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, गूगल पे, फोन पे जो भी होता है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, डिजिटल तरीके से हो रही हैं। तो इसीलिए डिजिटलाइजेशन का दायरा बहुत बड़ा है। आपके डॉक्यूमेंट डिजिटल तरीके से ही बनाए जाने लगे हैं। अब आपको अधिकांश मामलों में सरकारी कार्यालयों, दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन कीजिए, आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। जैसे डीएल वगैरह के लिए भी अब ऑनलाइन चीजें काफी हद तक हो गई हैं। तो इससे क्या हुआ है कि व्यवस्था पर अनावश्यक बर्डन कम पड़ा है, और साथ में जो पेपर वर्क होता था, ये पेपर वर्क भी कम हुआ है। तो डिजिटलाइजेशन भी चाहिए, साथ में आपको ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। अब ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी का मतलब है कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक कोई शहर स्मार्ट सिटी बन ही नहीं सकता है। क्योंकि शहर कितना भी अच्छा आप बना लीजिए, लेकिन ग्राम क्या होने चाहिए, गांव एक उन्नत होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, वहां उत्पादकता अच्छी हो, वहां का किसान खुशहाल हो, तभी तो वो शहर के मार्केट में आकर पर्याप्त रूप से इनकम जनरेट कर पाएगा। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट सिटीजन होने चाहिए, स्मार्ट सिटीजन। अब स्मार्ट सिटीजन का मतलब है कि जागरूक नागरिक हो, अवेयर हो, मतलब अपने नागरिक होने के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, खाली ये नहीं है कि केवल सरकार से अधिकार मांगते रहना। तो यहां पर स्मार्ट सिटीजन जागरूक होने चाहिए हर चीज के प्रति, सिस्टम के प्रति, ठीक है। और मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए, मजबूत निगरानी तंत्र। मान लीजिए निगरानी ही नहीं की जा रही है, अधिकांश चीजें हमारे देश में बर्बाद इसलिए होती हैं क्योंकि बनवाने के बाद उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हर चीज को मॉनिटर किया जाए, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए, निगरानी की जाए, तो शायद हम बहुत हद तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सतत रूप से बनाए रख सकते हैं और उस पर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि एक बार उद्घाटन कर दिया जाता है, फोटो खिंचा ली जाती है, उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लिखने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन आपके पास वर्ड लिमिट 150 है, इसलिए आपको ये इतने में ही लिखना है, इतने में ही आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन विशेषताओं को आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे तो आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि मजबूत निगरानी तंत्र होना चाहिए। इसके आगे आप लिख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के लिए आवश्यक है कि एक मजबूत निगरानी तंत्र हो जो सतत रूप से मॉनिटरिंग करे और रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराए, ठीक। दूसरा आप लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना। अब अवसंरचना हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं कि अवसंरचना शहर की उन्नत और अत्याधुनिक प्रकार की होनी चाहिए, बल्कि वैश्विक स्तर की होनी चाहिए, ताकि परिवहन और आवागमन के साधन मतलब सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके। डिजिटल कनेक्टिविटी आप लिखेंगे स्मार्ट सिटी की महत्वपूर्ण और आवश्यक शर्त यह है कि वहां मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हाई स्पीड डेटा और यहाँ पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी, ताकि यहाँ पर अधिकांश काम जो ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल तरीके से हो रहा है, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए ये जरूरी है। बाकी डिजिटलाइजेशन यानी अधिकांश कामकाज डिजिटल तरीके से होने चाहिए ताकि अनावश्यक आवागमन भी रोका जा सके। अब मान लीजिए अगर अधिकांश काम आपके ऑनलाइन हो रहे हैं तो आप क्यों जाएंगे वहां पर भीड़ लगाने, ठीक। ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी अगली हेडिंग ये डाल दीजिएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप यहां लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष का मतलब होता है कि आप यहां सजेशन देंगे, क्यों, क्योंकि यहां तो पूछा इसकी विशेषताएं क्या है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ खामियां भी हैं, तो यहाँ पर कुछ सजेशन भी उपलब्ध कराएंगे। जैसे इसमें अगर लिखना है तो आप लिखिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जिस प्रकार के शहरों की कल्पना की गई है उन लक्ष्यों को प्राप्त करना इतना सहज भी नहीं है। इसके लिए हमको एक बेहतर निगरानी तंत्र और समय समय पर मूल्यांकन के लिए समितियां भी स्थापित करनी होंगी जो सतत रूप से इन सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर सकें और सुधार कर सकें। तो यहां आपके 2 प्रश्न समाप्त होते हैं और इन प्रश्नों को लेकर आपका कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। इतना ही नहीं, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो समस्याएं कहां पर आती हैं आपको, ये भी आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि उसी हिसाब से और सहज बनाने का प्रयास किया जाए। हालांकि वैसे भी इतना आसान है, अगर आप शुरुआत से जो पढ़े हुए वीडियो है उनको देखेंगे तो ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसको करना आपको, अभी क्या है ना, जब शुरुआत में पहली बार आप लिखने की कोशिश करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है, तब यही समझ में नहीं आता है कि लिखें तो लिखें क्या, क्यों, क्योंकि पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, टॉपिक भी आपका तैयार होता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो ये समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करें। और यही सबसे बड़ी समस्या है। बस जिस दिन से आपने लिखना शुरू कर दिया
उसके बाद इस समस्या को आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ 100 प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि लेखन होता क्या है। बस सिर्फ सुधार करना पड़ेगा उसके बाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। धन्यवाद।